थोड़ा बहुत भी उसको हिलाओगे तो आप देखोगे गाड़ी बहुत ज्यादा मूव कर नहीं रही है। लेकिन ये गाड़ी उसको जरूर लेनी चाहिए जिसको कैसे इसका एसी परफॉर्म कर रहा है इतनी अच्छी खासी गर्मी के अंदर। टीटी कितना है सिटी के अंदर और हाईवे के अंदर? इसके अंदर नॉर्मल से ज्यादा था। अच्छा। आप कोई और पेट्रोल टर्बोचार्ज चलाओगे तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन इसमें मुझे हो रहा टर्बो लैग काफी ज्यादा फील हो रहा था। चलाओगे तो आप देखोगे उसमें ना स्टीयरिंग में भी काफी फ्री प्ले है। ड्राइविंग डायनेमिक्स दिखे वो टैगून के कुशाक के काफी अच्छे थे, इससे बेटर थे। मेरे को कोई ना कोई सियरा जो है वर्कशॉप में खड़ी हुई दिखाई। देखो मिड साइज एसयूवी के अंदर देखा जाए तो हर प्लेयर उसके अंदर डोमिनेंस बनाना चाह रहा है। अगर मैं बात करता हूँ हाल ही में टाटा ने सियरा निकाली, सेल्टोस ने फेसलिफ्ट निकाल दिया, क्रेटा भी अपना पूरा जोर लगा रही है और अब हमारे साथ यहाँ पे देखो डस्टर भी खड़ी हो चुकी है जिसने ये मिड साइज एसयूवी का चलन चलाया था, लेकिन कुछ समय बाद डिसकंटिन्यू हो गई। क्रेटा ने टेक ओवर कर लिया, बहुत सी चीजें हुई, अब दोबारा आइकन बैक हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी वेलकम टू द चैनल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो आज सौरभ जी से सब कुछ पूछने वाले हैं। भाई सौरभ जी ने मतलब इस पे अच्छा खासा पैसा लगा दिया मार्केट में, सियरा होते हुए भी, सेल्टोस होते हुए भी, और क्रेटा जो मतलब सेगमेंट लीडर है उसके होते हुए भी, डस्टर क्यों ली वो जानेंगे, और कितने की ले पड़ी, कौन सा वेरिएंट, सब कुछ जानने वाले हैं। अच्छाई बुराई सब कुछ बताएंगे। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन अभी दे देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो रेनो डस्टर खड़ी है। आपको स्कोडा कुशाक का ओनरशिप रिव्यू देख रहा है तो बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। तो आइए करते हैं बात डस्टर की। तो सौरभ जी सबसे पहले एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भाई मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा। पिछले 15 साल से एनसीआर में ही हूँ। हाँ। और अभी नोएडा में रह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन में कंस्ट्रक्शन लाइन में मैनेजर हूँ। अच्छा। और फिलहाल नोएडा में। फिर ठीक है। तो सर मुझे ये बताए कि मतलब डस्टर लेने का प्लान कैसे बन गया मार्केट में इतने दिग्गज होते हुए भी? भाई मैं मिड साइज की एसयूवी ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं 10 साल से डीजल सेडान चला रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी ले लें। आजकल स्पीड लिमिट भी सब जगह बढ़ गई है, तो छोटी नीची गाड़ियों के अंदर थोड़ा सा इशू रहता है, कई बार स्पीड ब्रेकर आ जाता है, पॉट होल्स आ जाते हैं, तो आप एकदम से जज नहीं कर पाते। तो इनमें लाइन ऑफ साइट भी थोड़ी अच्छी होती है। तो 3-4 ऑप्शन थे मेरे पास। क्रेटा का था, सेल्टोस का था, कुशाक का था। मैंने सोचा कि फॉक्सवैगन तो 10 साल से चला ही रहे हैं, इस बार थोड़ा सा कुछ अलग हटके देखते हैं। अच्छा, तो जैसे सर आपने चलो डस्टर कौन सा वेरिएंट लिया? वैसे ही कौन सा? ये टेक्नो वेरिएंट है। कितने का पड़ा सर? ये अप्रोक्सीमेटली नोएडा में ऑन रोड मेरे को 18 का पड़ गया। 18 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ी। अब ठीक है सर, ये तो हाल ही में आई है। अभी रिसेंटली सर एक गाड़ी है जिसने पूरा इंटरनेट ही मतलब कब्जा कर लिया था पूरा, जिसने भी देखा सियरा बोल दिया अगर रील में तो रील वायरल, और मतलब हर दूसरी रील सियरा की थी। तो सियरा का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं बढ़ा आप पे सर? यार मैं जब भी रेडिट खोलता था ना, मेरे को कोई ना कोई सियरा जो है वर्कशॉप में खड़ी हुई दिखाई देती थी। अच्छा। और मेरे को ऐसा ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए था कि मेरे को ज्यादा सोचना ना पड़े, बस मैं गाड़ी की सर्विस कराऊं, तेल डलाऊं और उसको चलाऊं। तो कोरियन एक ऑप्शन हो सकते थे, दो भाई जैसे क्रेटा और सेल्टोस। हाँ, वो दोनों का ऑप्शन था। अब क्रेटा के अंदर तो मेरे सुनने में आया था शायद इस साल तक या अगले साल उसका कोई फेसलिफ्ट आने वाला था, तो इतना तो मैं वेट मुझे करना नहीं था। सेल्टोस मुझे अच्छी लगी, मेरी फैमिली को भी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन बड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप की कार लगी मुझे वो। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने वो खरीद ली तो वो मेरा इतना ध्यान नहीं रखेगी, मेरे को उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने फिर वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा। और उसी टाइम पर ये भी आ गई। मैंने सोचा कि इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। हाँ। अब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया तो मुझे तो 15 मिनट के अंदर ही ये गाड़ी पसंद आ गई, क्योंकि अच्छा। मैंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे कहीं ज्यादा बेटर ये परफॉर्म कर पा रही थी। अच्छा। अब क्योंकि मैं इतने टाइम से सेडान चला रहा था तो मेरे को लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आदत थी। तो मैंने जितनी भी एसयूवीज चलाई, चाहे वो मिड साइज चलाई चाहे बड़ी चलाई, मुझे हर किसी गाड़ी के अंदर बॉडी रोल मिला और वर्टिकल मूवमेंट्स भी काफी मिले। अगर थोड़ा बहुत भी रोड के अंदर एंडुलेशन है तो बहुत वर्टिकल मूवमेंट्स मिले। लेकिन ये गाड़ी जब मैंने चलाई तो 15-20 मिनट के अंदर ही मुझे समझ में आ गया कि सेडान जैसी अगर मेरे को हैंडलिंग इस टाइप की गाड़ी में, हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी में अगर कहीं मिल सकती है तो यही मिल सकती है। तो सर जैसे आपको हैंडलिंग मिल गई इसके अंदर, ठीक है, और आपने इस गाड़ी को लेते समय कौन कौन सी गाड़ी और देखी सर आपने? मैंने कुशाक की टेस्ट ड्राइव ली थी। अच्छा, हाल ही में। हाँ, कुशाक भी फेसलिफ्ट आया था। उसके अलावा मेरा एक दोस्त है, उसके पास टैगून थी।
तो वो भी मैंने चला के देखी। वो तो बल्कि 3-4 दिन मैंने अपने पास रखी थी, मैं उससे ऑफिस आ जा रहा था। उसके अलावा मैंने सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव ली थी और उसके बाद फिर लास्ट में इसकी ली। तो मुझे जो ड्राइविंग डायनेमिक्स दिखे वो टैगून के, कुशाक के काफी अच्छे थे। इससे बेटर थे? इससे बेटर नहीं लगे लेकिन अच्छा, इससे बेटर नहीं लगे। कमियां क्या लगी सर वहाँ पे जो आपने स्कोडा कुशाक या टाइगून? एक तो मेरे को गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशंस लगी वो इससे थोड़ी छोटी लगी। वो तो सेगमेंट में सबसे छोटी है मेरे उससे छोटी लगी। तो अब जब मैंने इसको देखा तो ये काफी डोमिनेंट लग रही थी साइज वाइज भी। उसके अलावा गाड़ी में कोई कमी थी नहीं ऐसी, लेकिन मैंने सोचा कि जब सेम ही प्राइस सेगमेंट में जा रहे हैं, ऊपर से क्या था कि उसका 1.5 लीटर वाला जो वेरिएंट था वो इससे बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इससे इसमें मेरे को 18 लाख के अंदर मिड वेरिएंट मिल गया टेक्नो, जो कि मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मुझे, क्योंकि जो टॉप वेरिएंट था उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आ रही थी, 1 इंच बड़े व्हील्स मिल रहे थे और एडास फीचर्स मिल रहे थे और कुछ भी छोटी छोटी चीजें और थी, जैसे नेविगेशन सिस्टम जो था आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आ जा रहा था। तो मुझे लगा कि उन सब की मुझे ज्यादा जरूरत है नहीं, मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो टेक्नो वेरिएंट पूरी कर रहा था। तो वो मेरी 18 लाख में पूरी होगी। उसमें ज्यादा मेरे को बजट बढ़ाना पड़ता, 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने पड़ते। सेल्टोस आपने बता दिया वो मतलब सेल्टोस अंदर से सोफिस्टिकेटेड तो थी ही थी, उसके अलावा ना उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स में जैसे आप उसको चलाओगे तो आप देखोगे उसमें ना स्टीयरिंग में भी काफी फ्री प्ले है। जब आप चल रहे हो आप ज्यादा ही लाइट है, आप थोड़ा बहुत भी उसको हिलाओगे तो आप देखोगे गाड़ी बहुत ज्यादा मूव कर नहीं रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल जैसे आप फॉक्सवैगन की पुरानी सेडान चलाते हो ना, जैसे आप पुरानी पोलो चलाते हो या एमयू चलाते हो, वेंटो चलाते हो, आप हल्का सा स्टीयरिंग को डायरेक्शन देते हो, गाड़ी उस हिसाब से मूव करती है, बिल्कुल प्रिसाइज। तो वो प्रिसीजन इसके अंदर बहुत ही शानदार लगा। बहुत ही। मैं बता दूं गाइस, सर जो प्रीवियस कार यूज कर रहे थे वो फॉक्सवैगन एमयू ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल थी, मैनुअल डीजल यूज कर रहे थे। तो मतलब सर को अच्छे तरह से पता है कि एक गाड़ी के डायनेमिक्स कैसे होनी चाहिए, गाड़ी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेने के बाद सर ने ये गाड़ी ली है। तो आइए इसको अब अंदर से ड्राइव करते हुए बात करते हैं। ओके, हम आ चुके हैं इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पर। और मैं बता दूं डस्टर का जो यहाँ केबिन है ना, ये जो कॉकपिट है, ये बहुत ही प्यारा है। लिटरली बता रहा हूँ, ये ड्राइवर सेंट्रिक है और आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। इवन अगर मैं बात करता हूँ MID की, ये भी काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना डस्टर का, जब आप इस सीट पे बैठते हो तो एज टू एज मुझे हुड दिखता है और इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत प्यारी है। ट्रैफिक वगैरह में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चलाने ट्रैफिक वगैरह में कैसी चलती है सर? मतलब बहुत सही करती है। इसमें सबसे अच्छा है ना, आगे जो ये कर्व्स दिए हुए हैं ना, जो शेप चेंज की हुई है वो सबसे अच्छी है। अगर ये सीधी करते हैं ना तो रोड में मर्ज हो जाता, आपको दिखता ही नहीं कहाँ पर एज है कहाँ पर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कर्व्स बना रखे हैं उससे बहुत ही जजमेंट बहुत सही आता है। अच्छा, और जैसे सर अभी आप पीछे बैठे हो, सर आज पहली बार बैठे हो या फिर पहले बैठ चुके हो? हाँ, पहली बार ही बैठा हूँ। तो सर स्पेस कैसा है? भी आपने स्पेस की कंप्लेंट करी थी बात। अगर आपको ना 4-5 घंटे का ट्रेवल करना है तो आप 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हो। एक्चुअल में ना लेग स्पेस में प्रॉब्लम नहीं है, आपको थाई सपोर्ट भी ठीक मिल रहा है, लेग स्पेस भी ठीक मिल रहा है। सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगा ना, विड्थ का लगा। अच्छा। आप बहुत लंबा अगर ट्रेवल कर रहे हो तो शायद 3 लोगों को परेशानी हो सकती है। डिपेंड करता है 3 लोग की हाइट क्या है, वेट वगैरह क्या है। अगर मेरे जैसे लोग हैं 3 तो मुझे लगता है आराम से बैठ के जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का वेट ज्यादा है तो हो सकता है उसे प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो सर जैसे आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो मैं देख भी सकता हूँ सर आपने अच्छी खासी ड्राइव कर भी ली है ये गाड़ी 1000 किलोमीटर के आसपास। तो सर मुझे ये बताएं कि जब आप इसे हाईवे पे चलाते हो तो कितना स्टेबल होकर चलती है, कितनी स्टेबिलिटी मिलती है, कितना कॉन्फिडेंस आ पाता है आपको? देखो, स्टेबिलिटी और एक्सेलरेशन ना इसका एक दूसरे को ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। आपको खाली गैस पेडल प्रेस करना है, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कब आप 3 डिजिट तक पहुंच गए। अच्छा। और रोड के एंडुलेशंस जो है ना आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी गाड़ी की ग्रिप छूट रही है, बिल्कुल एकदम सेटल होकर गाड़ी चलती है। अच्छा। और इतनी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर होने के बावजूद भी इसकी हैंडलिंग जो है वो बिल्कुल एक सेडान जैसी है। बॉडी रोल आता है सर इसके? बिल्कुल बॉडी रोल नहीं, टर्न वगैरह पे या फिर जैसे रोड कर्व भी करती है? बहुत ही प्यारे तरीके से कंटेन किया हुआ है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतनी ऊंची गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है। और जैसे सर हाई स्पीड कितनी आपने इसको टच करा? फिर भी मैं एक्सप्रेसवे पे गया था ये NE3 पे, तो 120 की स्पीड लिमिट है उसकी, तो मैंने 120 तक ही चलाया था। उससे ऊपर तो मैं गया नहीं क्योंकि फैमिली भी साथ में थी और मैंने सोचा कि कोई फायदा भी नहीं है रिस्क लेने का। तो 120 तक मुझे बिल्कुल एफर्टलेस था एकदम। मतलब आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि मेरे को 120 तक जाना पड़ रहा है। आपको बल्कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं स्पीड लिमिट क्रॉस ना कर दूं, आपको बिल्कुल नहीं पता लगे। और
कैबिन इंसुलेशन इतना अच्छा है, हाँ, आपको ना रोड नॉइस बहुत ज्यादा पता पड़ेगा, ना हम्म। आपको इंजन का नॉइस बहुत ज्यादा पता पड़ेगा। हम्म, शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि शायद टर्बो चार्ज इंजन है, 160 एचपी का इंजन है, तो रोड नॉइस वगैरह बहुत ज्यादा फील होगी मेरे को, या कैबिन नॉइस मेरे को बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा लगेगा कि इंजन से बहुत आवाज आ रही है, ठीक लेकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर जैसे इसमें के अंदर आपने अभी कहा 1.3 लीटर का आपने ये इंजन लिया है 160 पीएस वाला, इसके अंदर 1000 सीसी का भी आता है जो काइगर के अंदर आता है, 100 पीएस जो प्रोड्यूस करता है, तो टेक्नो में तो मिल जाता है, तो आपने उसको कंसीडर करने की कोशिश की थी या फिर नहीं? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, तो पिछला भी मेरा 1.5 लीटर था, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क था उस कार के अंदर, तो मुझे लगा कि शायद मेरे को दिक्कत होगी ज्यादा, ऐसा लगेगा कि मैंने डाउनग्रेड कर लिया अपनी एग्जिस्टिंग कार से, अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा यही ठीक है। ठीक है। तो सर जैसे आपने ये ऑटोमेटिक लिए डीसीटी, मैं बता दूं गाइस डस्टर का जो डीसीटी है वो वेट क्लच आता है जो इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत ही सूटेबल है, तो सर आपने मैनुअल क्यों नहीं ली इसके अंदर? मैंने मैनुअल की टेस्ट ड्राइव ली थी, हाँ हाँ। और मुझे ना उसके अंदर लैग लगा थोड़ा सा, अच्छा। टर्बो लैग काफी ज्यादा फील हो रहा था। जिसने ऑलरेडी डीजल टर्बो चार्ज गाड़ी चलाई हुई हो उसको पता होता है कि टर्बो लैग कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मल से ज्यादा था। आप अच्छा। कोई और पेट्रोल टर्बो चार्ज चलाओगे तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन इसमें मुझे हो रहा था। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा, और ऊपर से फिर ट्रैफिक कंडीशंस यहाँ पे एनसीआर में इतनी है कि क्यों परेशान होना, मैंने सोचा कि वेट क्लच मिल रहा है, कोई इशू भी नहीं होगा, तो यही ठीक है। ठीक है। तो सर जैसे आप इसको ड्राइव करते हो, सस्पेंशन वगैरह का क्या कैसा बिहेवियर है, जो मतलब खड्डों वगैरह में कैसा परफॉर्म करते हैं? खड्डे पता लग... सस्पेंशन इसके बहुत ही वेल ट्यून्ड है, आपको ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत सॉफ्ट है, ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कि आप स्टेबिलिटी तो मिल रही है लेकिन आपको जो पॉट होल्स हैं वो ऐसे कैसा जर्क ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे सेल्टॉस की अगर बात करता हूँ तो सेल्टॉस के सस्पेंशन मतलब बहुत ही ज्यादा आवाज करते हैं, भट भट जो आवाज आती है ना, ज्यादा ट्रेवल कर जाते हैं जब, तो वो चीज है, तो वो चीज इसके अंदर भी है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ फेस तो नहीं किया, अब नई गाड़ी है तो थोड़ा ध्यान से भी चलाता है आदमी, लेकिन शुरू में जब भी ऐसा टेस्ट ड्राइव के टाइम पे भी जब मैंने ट्राई किया, अभी भी जैसे मैं इसको 5-7 दिन से जैसे चला रहा हूँ हर तरह से, कभी एक्सप्रेसवे पे कभी सिटी में, मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। बहुत ही एफर्टलेस है, बहुत ही एफर्टलेस है, आपको कोई अंदाजा भी नहीं लगेगा कि आप कितनी बेकार रोड से निकल गए, बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं लगेगा। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल ठीक है। स्टीयरिंग आपने बता दिया, बहुत बेटर है, सस्पेंशन बहुत प्रिसाइज है, आपने स्टीयरिंग बताया, सीट आप बोल ही रहे हैं। तो सर मुझे अब ये बताएं, जैसे आप इसको ड्राइव करते हैं सिटी वगैरह के अंदर या हाईवे वगैरह के अंदर, तो एवरेज क्या सीन है? इंडियंस का सबसे ही पसंदीदा सवाल यही होता है कि देती कितना है, तो देती कितना है सिटी के अंदर और हाईवे के अंदर, मुझे दोनों का सर बताएं, आपके अकॉर्डिंग। एक्चुअली ना मैंने अभी तक इसको कंपोजिट ही यूज किया है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत ज्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अभी तक मेरे को फेस करने को नहीं मिला, लेकिन अगर मैं मॉडरेट लेवल का ट्रैफिक बताऊं तो हाँ, मॉडरेट लेवल का ट्रैफिक मुझे मिला है। तो टैंक टू टैंक मेथड से मैंने इसको कैलकुलेट किया था जब रिफ्यूल कराया था, तो लगभग 11.5 मतलब 11.5 से 11.6 के बीच का ये एवरेज दे रही थी, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा रहा था वो भी 12.1 के आसपास दिखा रहा था, तो वो भी काफी प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब क्लोज टू रियलिटी है। हाँ, क्लोज टू रियलिटी है। तो कहने का मतलब 11.5 का आसपास का आपको ये दे रही है ओवरऑल, दोनों का, सिटी और हाईवे का दोनों का मिला के। तो मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के लिए तो फिर ठीक ठाक है, 12 का एवरेज मान सकते हो, तो अच्छा खासा एवरेज दे रही है। हाईवे पे जाओगे तो फिर आपको 15 के आसपास बहुत प्यार से टर्बो चार्ज गाड़ी टच करके दे देगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी तो अच्छा एवरेज है ये। तो सर ठीक है, बातें आपने सारी अच्छी बता दी, सस्पेंशन अच्छे बता दिए, डायमेंशन अच्छे बता दिए, एरोडायनेमिक्स अच्छे बता रहे हो, सब कुछ तो अच्छा बता दिया सर, परफेक्ट लेकिन कुछ नहीं होता, परफेक्ट ये भी नहीं है। तो कमियां क्या हैं सर, नेगेटिव क्या है इसके गाड़ी के? एक तो जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवल करना पड़ता है सब लोगों के साथ, हाँ जी, तो पीछे वाली सीट कुछ लोगों के लिए कंस्ट्रेंट हो सकती है, क्योंकि विड्थ थोड़ी सी आपको कम लगेगी इसके, जो बाकी जैसे मैंने सेल्टोस चलाई थी, तो पीछे वाली सीट की विड्थ इतनी बेटर थी कि मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा बेटर वही लगा उसके अंदर, यार पीछे वाली सीट कितनी स्पेशियस है इसकी। दूसरा, इसके अंदर मुझे ना थोड़ा हार्ड प्लास्टिक ज्यादा लगा, जैसे डैशबोर्ड में हाँ कुछ जगह तो इन्होंने ये फैब्रिक ट्रीटमेंट कर रखा है, वो जगह तो ठीक है, लेकिन जैसे डोर हैंडल्स हो गए, है ना, और डैशबोर्ड भी बाकी आगे का पूरा हार्ड प्लास्टिक ही है। अब यहाँ तो 43 अभी भी 44 डिग्री चल ही रहा है, तो अब देखो विद टाइम ये कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सॉफ्ट टच प्लास्टिक देते तो थोड़ा और बेटर हो सकता था, प्रीमियम फील आती, जैसे कि बाकी गाड़ियों में जैसे सेल्टोस के अंदर वो प्रीमियम फील आ रही थी।
इसके अंदर थोड़ी सी कमी है। वो थोड़ी सी इंटीरियर में हार्ड प्लास्टिक, ऑल्दो इन्होंने एस्थेटिक्स बेटर करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है कि इतना बुरा ना लगे, लेकिन हाँ। हार्ड प्लास्टिक तो अब जिसको गाड़ी चलाने की आदत है, जो सालों से गाड़ी चला रहा है, वो तो बैठते ही सबसे पहले नोटिस कर लेगा। जैसे ये शटर भी है, आप जो अगर इसको देखोगे स्पेस का, तो ये भी काफी फिल्मसी सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई आफ्टर मार्केट लगा दिया हो आपने, लगता ही नहीं है कि मैन्युफैक्चर ने या ओईएम ने किया है। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ ऐड करता हूँ गाइस, ये वाली देखो, यहाँ पे एक हल्का सा अंगूठा भी लगेगा ना, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट बहुत प्यार से आ जाते हैं। यहाँ पे जो पियानो ब्लैक दिया हुआ है, जो कि सर हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी, ठीक है। बाकी सर अभी जैसे आपने एक वर्ड बोला था 44 डिग्री का भी यहाँ पे टेम्परेचर है तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो प्रीवियस पुरानी डस्टर थी, किसी के अंदर तो मुझे एसी अच्छा लगता था, किसी के अंदर मुझे एसी अच्छा नहीं लगा था। हालांकि इसका तो मुझे अभी तक ठीक लगा है। आपके अकॉर्डिंग कैसे इसका एसी परफॉर्म कर रहा है इतनी अच्छी खासी गर्मी के अंदर? लॉन्ग ट्रेवल पे जैसे आप जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई इशू होगा, क्योंकि गाड़ी ठंडी एक बार हो जाती है तो उसके बाद तो टेम्परेचर मेंटेन करने वाली बात है। हाँ जी। लेकिन हाँ, अगर आप इसके एसी को मारुति के एसी से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा वीक लगेगा ये एसी। अच्छा, थोड़ा सा वीक लगेगा। ऑल्दो गर्मी इतनी ज्यादा है, इसका कलर भी ब्लैक है, तो बैठने के बाद 2-5 मिनट तो मेरे को विंडोज ओपन करके रखनी पड़ती है, एसी चला के रखना पड़ता है। ठीक है। तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा मेजर इशू नहीं लगा। जो भी है मैनेज करने वाली बात है कि आपको किस तरह से एसी की परफॉर्मेंस चाहिए और आपको उस तरह से मैनेज करना आता है कि नहीं आता है। बाकी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू नहीं होगा। जैसे बीच में रेडिट वगैरह पे भी मैं कमेंट्स देख रहा था, लोगों के वैसे भी रिव्यूज आए थे कि कुछ और गाड़ियों के अंदर एसी बहुत ज्यादा वीक दे दिया था, जैसे शायद काइलैक वगैरह में आया था इस तरह का इशू, या फिर किसी और गाड़ी स्कोडा की तो हर गाड़ी के अंदर इवन आज भी है वो इशू। हाँ, तो वो इशू आ रहा था। ऐसा मुझे नहीं लगा। अबव एवरेज है, लेकिन फिनोमिनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे आपने एसी ऑन किया और आपको कहोगे यार मजा ही आ गया, वो वाली बात नहीं है, लेकिन अबव एवरेज है। जब रेनो ने गाड़ी लॉन्च करी थी तो रेनो का कहना था हमने सबसे ही बेटर एरोडायनामिक्स इसके अंदर दी है, सबसे बेटर सेगमेंट में इंसुलेशन दी है केबिन के अंदर, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें, बेस्ट इन सेगमेंट राइड एंड हैंडलिंग दी है। तो सर बात में कितना सच है इसके अंदर, कितनी सच्चाई है? देखो, मैं एक्चुअली पहले रैली ड्राइविंग करता था। अच्छा। और मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जो अभी भी इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो मैंने तो टेस्ट ड्राइव यहाँ ली ही ली। उन लोगों को भी बोला कि भाई जिस जिस सिटी में तुम हो अपने टेस्ट ड्राइव लो। हाँ। और हम लोगों का ना, सब लोगों का ऑलमोस्ट सेम सा ही फीडबैक था। क्योंकि जब भी आप एज ए एंथुसियास्ट गाड़ी चलाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि गाड़ी का इंजन कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है, उसका स्टीयरिंग कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है, उसके सस्पेंशन कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसकी एरोडायनेमिक्स कैसी है, उसका फीडबैक कैसा है गाड़ी का। आप उससे जो आउटपुट लेना चाह रहे हो वो गाड़ी दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। सही बात। कोई गाड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन पे एट पार आती है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर जाती है, कोई बिलो रह जाती है। तो हम सब लोगों का ही ऑलमोस्ट सेम ही रेस्पॉन्स था कि जैसा फीडबैक हम गाड़ी से चाह रहे हैं वही मिल पा रहा है, बिल्कुल वही मिल पा रहा है। अब एरोडायनेमिक्स जो है वो सब्जेक्टिव होती है। आप अगर किसी मिड साइज एसयूवी की एरोडायनेमिक्स को अगर किसी सेडान से कंपेयर करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन उस चीज को इस गाड़ी में इतना अच्छे से जो कंपनसेट किया है वो सस्पेंशन को ट्यून करके किया हुआ है। तो सस्पेंशन आपको बिल्कुल रियलाइज नहीं होने देंगे कि आप इतनी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चला रहे हो, कितने भी आप शार्प टर्न ले रहे हो, कितनी भी स्पीड पर ले रहे हो, आपको स्टीयरिंग भी पूरा का पूरा फीडबैक देगा, जो आप उससे आउटपुट लेना चाह रहे हो वो देगा। साथ ही साथ सस्पेंशन पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसको। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये गाड़ी मिड साइज एसयूवी, आपको लगेगा कि मैं कोई सेडान ही चला रहा हूँ, बस मेरी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर थोड़ी ऊपर हो गई है। तो ओवरऑल चलाने में बिल्कुल फन टू ड्राइव है, बिल्कुल फन टू ड्राइव, कोई मतलब 1% का भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, किसी भी तरह का नहीं मिलेगा आपको, बल्कि मजा आएगा। जैसे मैं, अब मुझे जरूरत नहीं होती है तो अभी मैं गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ कि चलो गाड़ी चलाने के लिए चला रहा हूँ कई बार। अच्छा, मतलब सिर्फ चलाने के लिए? सिर्फ चलाने के लिए, मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री बैठा हूँ कि चलो गाड़ी चला के, गाड़ी उठाई चल दी है। तो ये देख लो, मतलब सौरभ भैया का कितना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मैं बता दूं गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कुशाक फेसलिफ्ट ओनरशिप होने वाला है, तो वो मिस नहीं करना, तो जरूर देखना। क्योंकि हमने सुना है सर स्कोडा के भी जो एरोडायनामिक्स है वो भी बेटर है, तो वो भी पता करेंगे कैसे है कैसे नहीं है। तो सर जैसे आपने इसके ऊपर 18 लाख रुपए खर्चे हैं, एक 18 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है देखा जाए तो। किसी की ड्रीम कार भी हो सकती है, कोई बहुत पैसे जोड़ के मेहनत करके ईएमआई पे वैसे भी गाड़ी लेना चाहता होगा शायद। तो सर आप मुझे बताएं कि मतलब जिस हमारे व्यूअर्स को आपके अकॉर्डिंग किसको लेनी चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए भी या नहीं, या अवॉइड करनी चाहिए, किसी और ब्रांड पे जाना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आपका विजडम क्या कहता है सर? अगर आपको सिर्फ ना पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करना है
हाँ जी। तो आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आपको अगर ऐसे फीचर्स बहुत ऐसा लगता है ना कि मतलब ऑल द फीचर्स गाड़ी में कुछ कमी नहीं है, आपको फेदर टच लाइट्स दे रखी हैं, अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये गाड़ी उसको जरूर लेनी चाहिए जिसको ड्राइविंग का शौक हो, जिसको ऐसा लगता हो कि मेरे को गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, जिसको स्टीयरिंग फीडबैक्स के बारे में पता हो, जिसको ट्रैवल करना जो अच्छा लगता हो, एंथुसियास्ट है, जो एंथुसियास्ट है, उसके लिए गाड़ी इससे बेटर इस टाइम पे इस रेंज में इस सेगमेंट के अंदर मेरे को नहीं लगता और कोई बेटर ऑप्शन है। अभी अच्छा। तक तो नहीं है, आगे आ जाता है तो पता नहीं, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी है, मतलब आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये गाड़ी ले ली। अच्छा, तो मतलब 18 लाख रुपए वसूल वर्थ है, वर्थ है। वर्थ ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। खुशाक की वीडियो आ रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।